हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। इसके तहत आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कीम्स। तो ये इसका लेक्चर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें हमने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की प्रमुख योजनाएं। तो इसमें ऐसी योजनाएं हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया है, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया या फिर एरिया कोऑर्डिनेटर के सब्जेक्ट नॉलेज में इस स्कीम्स को डायरेक्टली दिया गया है। सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं हैं बिहार सरकार की, उन्हें एक एक करके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इक्लिप्स एजुकेशन की तरफ से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए हम लोग देखते हैं बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो देखिए, ये जो हम लोग राज्य की योजनाएं डिस्कस करेंगे यानी कि स्टेट स्कीम्स, ये क्या होता है, किस तरीके के स्कीम्स होते हैं। ये पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण, यानी कि इसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके का वित्त पोषण नहीं करती और इसका क्रियान्वयन भी जो होता है वो पूरी बिहार सरकार यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है जीविका, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इसे वर्ष 2006 में स्टार्ट किया गया था और इसमें स्टार्टिंग में ही सपोर्ट किसका मिला था, तो वर्ल्ड बैंक का। देखिए कितनी बड़ी संस्था है कि वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट करती थी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन यह बाद में जाके चेंज हो गया। 1-2 साल पहले वर्ल्ड बैंक इससे हट गई है। अब इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार। इसके लाभार्थी कौन होते हैं, किन लोगों को मतलब टारगेट किया जाता है, तो ग्रामीण महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, किसान और कारीगर। कारीगर कहने का मतलब कि ऐसे जो लोग वो पॉटरी बनाते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन से कुछ बनाते हैं या फिर चटाई वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, वही सब कारीगर होते हैं। तो उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है खास करके इसमें। अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना। तो उनको बढ़ावा क्यों दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको ग्रुप में फॉर्म करके छोड़ दिया जाता है। उस ग्रुप्स को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? क्योंकि वह जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लोग उनको देख के मोटिवेट होंगे कि भैया ये जो 12-15 महिलाएं इन्होंने एक ग्रुप बनाया था स्वयं सहायता समूह, उनका देखिए स्थिति दिन ब दिन ठीक होते जा रहा है, उनकी दयनीय स्थिति जो है वह ठीक होते जा रही है। तो हम लोग भी उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, हम लोग भी एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग भी वो सब स्कीम्स का फायदा उठा सकते। दूसरा हम लोग उद्देश्य देखते हैं, तो यह कौशल विकास व ऋण सुविधा प्रदान करती है। तो डायरेक्टली ये नहीं प्रदान करती है, बेसिकली ये एक रास्ता दिखाती है, उसको लिंक करती है। तो एसएसजी सबसे पहले इन्होंने निर्माण किया। अब उसमें जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाता है, जिस भी क्षेत्र में हो सके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उससे वो लोग रोजगार या फिर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उनको ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराया जाता है। तो स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ही पैसे वो जमा करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब इंटर लोनिंग करके। फिर बाद में जैसे जैसे ये एसएसजी डेवलप कर जाता है, इनको बैंक से जोड़ दिया जाता है और उस बैंक के माध्यम से इनको बड़े लेवल का लोन दिलवाया जाता है। धीरे धीरे ये लोन की अमाउंट बढ़ते जाती है, इनका रेपुटेशन अगर अच्छा रहता है तो। अब यहाँ पे 2 एडिशनल चीज मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप। देखिए एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए ये सब चीज पूछ दे, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग स्कीम्स पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि यह किस वर्ष में लॉन्च हुआ था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके लाभार्थी कौन है और इस सब सबसे खास चीज कि इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन ये सब चीज भी हो सकता है पूछ दे। तो वेबसाइट देखिए brlps.in है और इसका मोबाइल ऐप है जीविका मोबाइल ऐप, एसएसजी मॉनिटरिंग के लिए। तो एसएसजी की निगरानी, ऐसा नहीं कि वो निगरानी मतलब कि वो कहाँ जा रहे हैं या उनकी परिस्थिति देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि एसएसजी की जो महिलाएं होती हैं वह बीआरएलपीएस जीविका के तहत वो रजिस्टर होती हैं। उनका एक कोड होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो मेंबर हैं एसएसजी के, कोई मेंबर है, उनका क्या स्थिति है, उन्होंने कितना लोन लिया है और वह लोन पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, किस जगह से वो बिलोंग करती हैं, ये सारा चीज उसमें इंफॉर्मेशन रहता है। अब दूसरा स्कीम है सतत जीविकोपार्जन योजना। तो देखिए इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2018 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार। इसके लाभार्थी कौन है, तो अत्यंत गरीब परिवार। यहां ध्यान से समझिएगा, अत्यंत गरीब परिवार जो कि एनआरएलएम या फिर कोई और भी लाइवलीहुड स्कीम है यानी कि आजीविका योजना, उसके अंतर्गत वो लोग कवर नहीं किए गए थे। जैसे कि
SECC जो है यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 यानी कि जातिगत जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसमें जिन लोगों का उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं आया उन लोगों को भी तो सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए भी तो कुछ करना ही चाहती है, तो वह सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से करती है। इस स्कीम के जरिए देखिए उनको BRLPS यानी जीविका में ऐड कर दिया जाता है, तो डायरेक्टली जीविका में नहीं ऐड किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या हो रहा है कि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए, जो बिहार की रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए एक तरीके का स्कीम लाई है जिसमें 10,000 से 2 लाख रुपए तक का कोई बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। लोन नहीं बल्कि फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें उसको लोन नहीं बोल सकते, वो ग्रांट है। तो वो क्या हो रहा है, उसमें कैसी महिलाएं को टारगेट किया जा रहा है, तो 2 महिलाएं, एक जो जीविका मेंबर हैं जिन्हें जीविका दीदी बोला जाता है और एक नॉन जीविका दीदी। तो जीविका मेंबर्स के लिए मात्र 1 फॉर्म भरना है और बाकी जो नॉन जीविका मेंबर्स हैं उनको 2 फॉर्म भरना है, जिसमें से एक फॉर्म है कि आप जीविका के मेंबर बनना चाहते हैं। देखिए ऐसे अगर सरकार बोलेगी कि आप जीविका दीदी बनिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में फॉर्म करिए, तो लोग यही सोचेंगे कि अरे यार क्यों हम लोग ग्रुप में ऐड होने जाएं बिना मतलब का, इधर मीटिंग होगा इधर ट्रेनिंग होगा, ये सब लफड़े में हम लोग क्यों पढ़ने जाए। बहुत सारे लोग उसमें नहीं ऐड होते। तो ये एक तरीके का प्रोत्साहन योजना है, मतलब इस स्कीम के तहत उनको अल्टीमेटली जीविका दीदी बना दिया जाता है और फिर इस स्कीम का फायदा उनको दिया जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, अत्यंत गरीब परिवारों को संपत्ति हस्तांतरण, कहने का मतलब कि जैसे उन्हें कुछ बकरी दी जाती है, गाय दी जाती है, पोल्ट्री यानी कि जैसे आपका मुर्गी पालन वगैरह हो गया, और शॉप किट्स कहने का मतलब कि कोई अगर दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि सिलाई का दुकान खोलना चाहते हैं, वो कपड़ा सिलने का दुकान, तो उसके लिए पहले उनको ट्रेनिंग मिलता है कि कपड़ा कैसे सिला जाता है, ये सब कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद उनको शॉप किट्स कहने का मतलब कि जैसे सिलाई मशीन हो गया वह प्रदान कर दिया जाता है किसी न किसी योजना के माध्यम से। तो उनको ट्रेनिंग भी मिलता है और समर्थन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जब उनको ट्रेनिंग मिल गई है कि हाँ सिलाई मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है और आप कैसे किसी कपड़े को सिल सकते हैं, कुछ उससे यूजफुल बना सकते हैं, तब वो क्या करती है, सिलाई मशीन लेके उनको प्रदान, जब स्कीम के माध्यम से प्रदान किया जाता है तो वो लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। पहले तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वह आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसके लिए आपको किस वेबसाइट पे जाना होगा, तो brlps.in, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो भी स्कीम्स होती हैं वो ज्यादातर BRLPS के माध्यम से ही किया जाता है बिहार में। मोबाइल ऐप कौन सा है, तो सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY ऐप है, जो कि जीविका MIS से इंटीग्रेटेड है यानी उससे लिंक्ड है। तो जीविका MIS क्या है, जब आप लोग जीविका का वेबसाइट खोलते हैं अपना फॉर्म ही देखने के लिए या फिर एडमिट कार्ड वगैरह देखने के लिए, आप लोग ओपन ही करिएगा, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि एक सेक्शन होगा, ऊपर में टैब होगा MIS, उसको क्लिक करके देखिएगा, वो सब कुछ दिखा देगा आपको कि जीविका में अभी कितने SSG मेंबर्स हैं, उनको कितना उनमें से कितने लोगों का बैंक खाता है, कितना फंड एलोकेट हुआ है, ये सारा कुछ दिखा देता है उस पर। तो MIS बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है सब्जेक्ट नॉलेज के तहत, यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सब्जेक्ट नॉलेज के तहत इसको बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अब अगला जो स्कीम है वह है कुशल युवा प्रोग्राम। तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। किस स्कीम के अंतर्गत, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। अब किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था, तो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार। इसके लाभार्थी कौन है, तो बेरोजगार युवक या फिर युवतियां जो कि 15 से 28 वर्ष आयु वर्ग के हैं। अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, तो युवाओं को सॉफ्ट स्किल कहने का मतलब कि एक नॉर्मल स्किल, किसी भी अनपढ़ इंसान को अगर हम लोग कोई ट्रेनिंग प्रदान करना चाहते हैं तो वो इजीली उसको समझ जाए। ऐसा नहीं कि भैया हम उनको बोलेंगे कि आपको चलिए इंजन बनाना सिखाते हैं बाइक का या फिर कार का, आपको बॉडी असेंबली करना सिखाते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, बहुत बेसिक स्किल उनको सिखाया जाता है। IT कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि उनको कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर पे MS वर्ड पे कुछ काम करना, लेटर टाइप करना, ये सब चीज़ उसमें सिखाया जाता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं इसमें सिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो भैया बहुत ही एडवांस्ड कोर्स होता है, उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, वो सब चीज़ नहीं, बल्कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो होता है ये प्रदान करने से क्या होगा कि अगर किसी इंसान को कंप्यूटर स्किल्स आता है तो वो अपना खुद का साइबर कैफे ओपन करके वो अपना कुछ इनकम कर सकते हैं। और संचार कौशल कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि किसी सरकारी दफ्तर में अगर आपको कोई लेटर भेजना है तो आप किस तरीके से वो लेटर लिखिए और फिर उसके बाद कोई बायोडेटा बनाइए, ये सब चीज़ उस कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत सिखाया जाता है। देखिए किसी भी इंसान के अंतर्गत अगर ये सब चीज़ रहेंगे, सॉफ्ट स्किल रहेंगे, IT उनके बारे में नॉलेज है IT के बारे में, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेगा, लेटर टाइप करना, किसी तरीके का रिज्यूमे बनाना, तो जाहिर सा बात है उनके लिए जो रोजगार अवसर है वह बढ़ जाएगा।
किस वेबसाइट से आप देख सकते हैं इसको, तो www.skillmissionbihar.org। और इसके लिए मोबाइल ऐप कौन सा है, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी BSDM मोबाइल ऐप। ये ट्रेनिंग के लिए, यहाँ से आप ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, और मॉनिटरिंग मतलब निगरानी। अब अगला स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे विस्तृत किया गया था 2020 में। किन के लिए, तो SC ST EBC वुमेन और यूथ के लिए, यानी कि युवाओं के लिए। देखिए वर्ष 2018 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था, मतलब कुछ ही क्षेत्र को टारगेट किया गया था, कुछ ही वर्ग को टारगेट किया गया था। जब ये सक्सेसफुल रहा तो वर्ष 2020 में इसे विस्तृत कर दिया गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो उद्योग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत। लाभार्थी कौन है, किन लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, तो SC ST EBC, महिलाएं और युवा जो उद्यमी होते हैं, जिनकी उम्र बेसिकली 15 से 28 वर्ष की होती है, उन लोगों को टारगेट किया गया। अब उद्देश्य क्या है, तो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, 10 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 50% की छूट होती है और बाकी का 50% होता है वह लोन के माध्यम से। जैसे कि 10 लाख में से 5 लाख पे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और बाकी जो बचा हुआ 5 लाख है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो भी बहुत ही नामात्र, मतलब बहुत ही कम उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसा नहीं कि वो पैसा आपको दे ही दिया जाता है, मतलब कि आप कुछ भी इस्तेमाल करो। ये देखिए, पहले आपको एक बिजनेस को रजिस्टर करना होगा, तब जाके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते होंगे, किसी न किसी बिजनेस को आपको रजिस्टर करना होता है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। आप udyami.bihar.gov.in पे जाइएगा, तो 5 मिनट के अंतर्गत ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। या फिर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप साइबर कैफे में जाइए, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ पे लिखा भी रहता है, बाहर वो लोग नेम प्लेट पे लिख के रखते हैं, पैम्पलेट वगैरह पे, कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कुछ मिनटों में ही। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं फिल करना होता। पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर उसके बाद ही जाके आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये 10 लाख रुपए एक बार में नहीं दिया जाता, बल्कि फेजेस में दिया जाता है। आपके बिजनेस का ओवरऑल प्रोग्रेस देखा जाता है कि आपका बिजनेस जो है किस लेवल पे अभी किया है। अब पता चले भैया 10 लाख रुपया लिया और उस बंदे ने या फिर उस कैंडिडेट ने क्या है, IPL में वो सट्टेबाजी में 10 लाख रुपए हार गया, तो ये जाके 10 लाख रुपए वहां चुका दिए। इसीलिए ये एक मुश्त नहीं दिया जाता, फेज वाइज दिया जाता है। पहले फेज में कुछ अमाउंट, फिर दूसरे फेज में कुछ अमाउंट, और तीसरे फेज में कुछ अमाउंट मिला के टोटल 10 लाख होता है, जिसमें से 5 लाख पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी के 5 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। कहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो udyami.bihar.gov.in पे। अब अगला स्कीम है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये देखिए आपको मिलता जुलता लग रहा होगा, जैसे कि मैंने सेंट्रल स्कीम में पढ़ाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये उसी का पार्ट है, उसी के अंतर्गत काम करती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यह मुख्यमंत्री यानी कि सिर्फ राज्य इसमें फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। किस वर्ष ये लागू किया गया था, तो वर्ष 2016 में हमारे बिहार में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें लाभार्थी कौन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ऐसे BPL परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं हुए हैं, तो कुछ परिवार होते हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्के मकान बना के दिए जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में। सेम वही उद्देश्य इसका भी है, लेकिन इसमें बस यही चीज है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। अब इसके लिए किस वेबसाइट से आपको लॉगिन करना होगा, तो PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण.nic.in। देखिए ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आपको अलग से कोई वेबसाइट है, ये इसी के अंतर्गत आप जाके स्टेट में देखिएगा तो अब आपको मिल जाएगा ये सेक्शन। मोबाइल ऐप कौन सा है, तो आवास ऐप। ये जो भी बेनिफिशियरी हैं यानी लाभार्थी हैं, उनका डेटा यहाँ पे मौजूद रहता है और उनकी निगरानी की, हाँ उनको मकान मिला है, वो जियो टैगिंग किया जाता है उस मकान का, यानी कि नक्शा पे दिखाता देता है वहाँ पे कि कहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनका मकान का एड्रेस है। अब अगला है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की औद्योगिक नीति। देखिए इसे अगर आप पढ़ने बैठिएगा तो ये 40-50 पेज से ऊपर का ये PDF है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन इतना विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करना है। ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है।
किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वर्ष 2016 में। इसका नाम क्या था? तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। लेकिन बाद में फिर इसको अपडेट किया गया था वर्ष 2020 में। तो अभी तक 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है बिहार की, एक 2016 में सबसे पहला, और दूसरा इसको अपडेट करके 2020 में लाया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती है, ये पॉलिसी आती है? तो उद्योग विभाग। यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की नीति है। लाभार्थी कौन है? देखिए यहाँ उद्यमी, ऐसा नहीं कि कोई खास वर्ग के उद्यमी, सभी उद्यमी को इसमें टारगेट किया गया है। लघु एवं मध्यम उद्योग को भी टारगेट किया गया है, जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और बड़े उद्योग को टारगेट किया गया है। अब इन लोगों को क्यों टारगेट किया गया है किसी राज्य में? तो यहाँ देखिए इसका उद्देश्य, निजी निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पूंजी अनुदान व कर रियायतें देना। तो देखिए जैसे कोई भी अगर बिजनेसमैन है, अगर बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसे आप अपने राज्य में कैसे बुला सकते हैं? अगर आप उसको बुलाइएगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि भैया उस राज्य में जा रहे हैं तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ लग रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो फिर हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? क्योंकि हर राज्य का अपना अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है, हमें मैन पावर वहाँ ईजिली मिलेगा, लेबर लॉज में कितनी रियायतें हैं, ये सब चीज़ वो कंसीडर करेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन वो मिनिमम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट कमाना चाहता है। एक प्राइवेट बिजनेसमैन, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार थोड़ी बिजनेस करती है, वो तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना, जब कोई प्राइवेट बिजनेस यहाँ सेटअप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे ही। अब किस लेवल के रोजगार उसमें आएंगे? हर लेवल के रोजगार उसमें आते हैं, कुछ के कम होंगे, कुछ के बड़े होंगे, लेकिन रोजगार के अवसर तो उसमें बढ़ेंगे। और पूंजी अनुदान कहने का मतलब जो कैपिटल, जैसे कि उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए वह लोन क्या है, बिहार सरकार से ही लेगी, यहीं के बैंक से लेगी, यहीं के ब्रांच से लेगी, तो उनको उस पूंजी पे, उस लोन पे भी सब्सिडी दिया जाएगा कि आप आइए यहाँ पे, आपको लोन पे भी सब्सिडी हम लोग प्रदान कर रहे हैं इस पॉलिसी के तहत। और जो भी टैक्स होता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, उन सब पे भी बहुत सारी रियायतें मिलती है। किस वेबसाइट से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं? तो udyog.bihar.gov.in। उद्योग मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ चाहिए इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखिए ये सब जो पॉलिसीज थे, ये सब जो स्कीम्स थे, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के सब्जेक्ट नॉलेज में डायरेक्टली दिया गया है। अब इसका अगला पार्ट, बाकी बचे हुए जो स्कीम्स हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसको मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जीविका टारगेट बैच, जैसे कि आपको पता है ये स्टार्ट हो गया है 15 अगस्त से, और इसके तहत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज के 2 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब उन बैचेस में दूसरा सेक्शन चल रहा है कंप्यूटर का। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर हमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ना है, क्योंकि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो उन लोगों के लिए खास मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है आज ही के दिन 5 सितंबर 2025 से। तो अगर आप लोग सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, चाहे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, या फिर एरिया कोऑर्डिनेटर का, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का, तो आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।